हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। आपको प्लेज लेनी है कि अगर आप 7 दिन मेरा साथ देंगे तो आपका पूरा साइंस का सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। हर चैप्टर से 5 टॉप क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको पूरी मेहनत के साथ ये टाइम डिवोट करना है। तो चलिए, आज का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड व्हाई सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो सबसे पहले करेंगे बेटा, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। सिंपल सी डेफिनेशन आपको देनी है, जैसा कि नाम बता रहा है वैसे ही हमें डेफिनेशन लिखनी है। पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू हार्ट ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन। ये बॉडी में एक बार सर्कुलेट होने में जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू 2 बार पास होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, डबल सर्कुलेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अब अगर हम बात करें तो जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं बच्चों, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आप सबको याद होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आप में से कितनों को पता है कि बर्ड और मैमल्स के अलावा और किस ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और सिंगल सर्कुलेशन को कहा जाता है। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, वेदर दे आर हैविंग 3.5 और 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहां पर अगर ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं तो 2 साइड होती हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो मैं दोनों को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज राइट साइड तो राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। क्लियर। तो सेपरेशन हो गया, इधर बाइकस्पिड वॉल्व मिलेगा, जबकि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये वॉल्व बच्चों प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है। तो जो लंग्स हैं वहां से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड, जिसको हम प्योर ब्लड भी कहते हैं, वो कैरी करती है एंड इट इज पास टू लेफ्ट ओरिकल। लेफ्ट ओरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहां से ओर्टा के थ्रू बच्चों ये बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। अब जब बॉडी पार्ट में जाएगा तो यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगी कंज्यूम, यूटिलाइज बाय द सेल्स, और CO2 यहां पे मिक्स हो गई। अब CO2 मिक्स होने की वजह से ये ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा की हेल्प से फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। और सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा बच्चों इस इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करेंगे टू द राइट ओरिकल। राइट ओरिकल से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के हेल्प से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और राइट वेंट्रिकल इसको कैरी करेगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। इज इट क्लियर। तो ये तो होता है डबल सर्कुलेशन। अब ये कैसे हेल्पफुल है बर्ड्स में और मैमल्स में। देखिए, एक तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। क्लियर टू एवरीवन। इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड सेकेंडली, हायर एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी हाई होती हैं, तो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स टू फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो ये डबल सर्कुलेशन आप एक्सप्लेन करोगे, अलग से भी आ सकता है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। इज इट क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है आपको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन एब्सेंस और स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखिए बेटा, 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, आपको सबको याद होगा, एरोबिक एंड अनएरोबिक। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो उसको कहते हैं एरोबिक। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है या लैक है टेम्पररी, देन इट इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो होगा क्या यहां पर, देखिए जो ग्लूकोज है जो कि प्लांट में स्टोर था स्टार्च की फॉर्म में, वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट एसिड या पायरुवेट में 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये प्रोसेस हो गई साइटोप्लाज्म में। अब कंडीशनल हो गया सारा काम। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक कंडीशंस हैं, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा CO2 और H2O में एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये हायर ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की प्रोसेस है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, अनएरोबिक कंडीशंस हो गई, ये वाली कंडीशंस हो गई ना बच्चों, तो ये लैक्टिक एसिड बना देगा। और ये टेम्पररी कंडीशन होती है हमारे मसल्स में, जिसको हम कहते हैं मसल फटीग, मस्कुलर क्रैम्प्स।
आपने देखा होगा ना, कई बार फास्ट रनिंग करते हैं, बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी पार्ट्स में, मसल्स में पेन होने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो लैक्टिक एसिड सोल्युबलाइज होता है बच्चों, वो कंडीशन रिलीज हो जाती है। तो ये वही कंडीशन है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जैसे यीस्ट में यहाँ पर होता है अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पर भी बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज द वे वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और एब्सेंट, इस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है। चले आगे, इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूज, बेटा ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो डू और डाई कंडीशन में 95 प्लस करना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट सिर्फ पास होना है, 50% मार्क्स लेना है, तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। आप इसको स्किप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन आप सीरियसली 95 प्लस के लिए टारगेट कर रहे हैं, दिस सीरीज इज फॉर यू। ठीक है बच्चों, चलिए राइट टू वाटर कंडक्टिंग सिस्टम्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, हाउ डज वाटर एंटर कंटिन्यूअसली इनटू रूट जाइलम। और इसका सेकंड पार्ट है व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, 17, 19, 21। ठीक, चलिए तो देखिए बच्चों, जो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम होता है प्लांट्स में, वो होता है जाइलम। जाइलम में होते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। वेसल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो ओपन एंडेड होते हैं, दोनों तरफ से खुले स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो ये एंड टू एंड कनेक्ट होकर एक कंटिन्यूअस कॉलम बना देते हैं फ्रॉम टिप ऑफ द रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। कंटिन्यूअस एक कंडक्टिंग सिस्टम बन जाता है। जबकि जो ट्रैकिड्स हैं ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्लोज स्ट्रक्चर्स होती है, लेकिन इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, और जब एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है तो पिट्स में स्टोर हो जाता है, और ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होकर एक कंडक्टिंग टिश्यू बना देती हैं। ठीक है, तो रूट जाइलम से स्टेम जाइलम एंड लीफ जाइलम तक एक कंटिन्यूअस कॉलम बन जाता है, और इस तरह से वाटर की सप्लाई हो जाती है, कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई होता रहता है। आप देखिए ये डायग्राम होता है, पहले रूट एपिडर्मिस सबसे बाहर होगा, उसके बाद कोर्टेक्स एंड सबसे अंदर एंडोडर्मिस, इसी तरह स्टेम के लिए भी और लीफ के लिए भी होंगे। तो कंटिन्यूअस कॉलम बन जाता है, और ये कॉलम हेल्प करता है इन एनर्जी सप्लाई इनटू द प्लांट्स। अब ये कह रहा है कि सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है ये, प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम क्यों होती हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। देखिए बच्चों, दोनों के दोनों है तो कैसे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, तो प्लांट्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है सिंपल एज कंपेयर टू प्लांट्स। वहां पे नंबर ऑफ टिश्यूज कम होंगे, टिश्यू सिस्टम्स कम होंगे। सेकेंडली यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा जैसा डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में स्क्लेरेनकाइमा जैसे डेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गई कम। प्लांट्स सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, तो वहां पे भी एनर्जी कंजप्शन हो गई कम। तो कॉम्प्लेक्सिटी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह नर्वस रेगुलेशन प्लांट्स में एब्सेंट होता है, सिर्फ क्या मिलता है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, सिर्फ हार्मोनल रेगुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी वजह से प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट बच्चों मेरे कम होंगी एज कंपेयर टू एनिमल्स, ऑल्दो बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में, समझ में आई कुछ कहानी, बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं आप लोगों के। मैं कह रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप PYQs लगाइए, आप सैंपल पेपर सोल्व कीजिए, आप प्रैक्टिस पेपर कीजिए, मैंने बहुत सारा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल करवाया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लें बायोनीति का, उस पर भी सारा मटेरियल अवेलेबल है, या हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट ऑल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर फूड, गैस एक्सचेंज, वेस्ट रिमूवल, बट ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा था। इसका डिफरेंस का रीजन क्या है, ये भी देखिए मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अगर हम बात करें अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म की, जो कि है सिंगल सेल, या जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेरे बच्चों यहाँ पे एक ही सेल है, इसी सेल के थ्रू सारा का सारा काम हो रहा है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो गैस एक्सचेंज है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, चाहे वो रेस्पिरेशन। तो ये सेल है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एटमॉस्फेयर के, और हमें यह भी पता है कि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, बट क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स यहां पर एक ही है, तो ये स्लो प्रोसेस भी उसको वो एनर्जी अमाउंट प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से उसका काम चल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमन बीइंग की, जहां पे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, है ना, ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स, और उसमें भी स्पेशलाइज सेल्स, कोई नर्वस टिश्यू की सेल है, कोई एंडोक्राइन सिस्टम की सेल है, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेल है, तो मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ऑल टुगेदर। ठीक, तो इन लार्ज सेल नंबर की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल है वो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एटमॉस्फेयर के, लेकिन जो इनर मोस्ट सेल है
ये तो मैंने 4 5 6 सेल ही बनाई है, यहाँ पे तो मिलियंस ट्रिलियंस सेल्स प्रेजेंट है। तो जो इनरमोस्ट सेल्स हैं दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर। तो अगर डिफ्यूजन के थ्रू, जो कि एक बहुत स्लो प्रोसेस है, अगर गैसेस का एक्सचेंज होगा तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी तो हाई है ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये गैसियस एक्सचेंज बहुत इफेक्टिव, बहुत रैपिड, बहुत फास्ट होना जरूरी है। इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस जो है सफिशिएंट नहीं है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। समझ में आ गई बात? चलूँ आगे। 4 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए अब 5th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक डायग्राम बनाना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का और पार्ट्स लेबल करने हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया पहले दे देता हूँ आपको कि अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें ना बच्चों, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। एक पार्ट को हम कह देते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा पार्ट क्या होता है? कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? यस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ठीक, ये बात समझ आई। अब इसको कैनाल क्यों कहा जाता है, इसको ट्यूब क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है माउथ से या बक्कल कैविटी, जो भी आपका ओरल कैविटी, और खत्म कहाँ पे होता है? एनस पे। तो 2 ओपनिंग है इन द फॉर्म ऑफ माउथ एंड एनस, सो इट इज नोन एज कैनाल, नॉट ए ट्यूब। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आ जाते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड से लेकर गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब अगर जो बच्चा ये बता देगा कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड की सिक्रेशन को क्या कहा जाता है, उसके लिए कॉमन सा नेम होता है, एक अलग से नाम दिया गया है उसको। अगर कोई बच्चा बता देगा तो मैं मान लूंगा कि वो 9900 की लड़ाई लड़ रहा है। बताइए फटाफट बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताइए। सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज नोन एज, या इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहा जाता है? सक्कस एंटेरिकस। किस किसने सही आंसर बताया है कमेंट सेक्शन में देख लेना आप लोग। तो वो बच्चा सच में अच्छी तैयारी कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। और सबसे पहला क्या पूछा इसने कि कहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होता है। उसके बाद बाइल स्टोर कहाँ होती है। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होगा बताइए? स्टार्च का डाइजेशन होगा माउथ या बक्कल कैविटी में, है ना? माउथ या बक्कल कैविटी में होता है ना स्टार्च का डाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ये जो स्टार्च है, जो स्टोर्ड फूड था प्लांट का, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन भी होता है बच्चों। तो सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स उसको अच्छे से यूज कर लेते हैं। चलिए, बाइल कहाँ स्टोर होता है? सेकंड पार्ट यही था ना। यस, बाइल कहाँ स्टोर होता है? बाइल स्टोर होता है, बताइए कहाँ पे होता है? बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल की सिक्रेशन कहाँ से होती है? बाइल की सिक्रेशन होती है लीवर से। लीवर में जो बाइल सॉल्ट होता है, एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बाइल सॉल्ट मेनली कौन सा होता है जिसकी अक्यूमुलेशन की वजह से जॉन्डिस हो जाता है? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। द ग्लैंड विच सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन्स। चलिए बताइए, डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेट कर रहा है, हार्मोन भी सिक्रेट कर रहा है, बताइए। पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन नहीं दिख रही है। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन ये है, यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी। यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इसका आंसर क्या है? यहाँ पे होता है एक पिगमेंट जिसको कहते हैं बिल्यूरुबिन। बिल्यूरुबिन पिगमेंट होता है येलो कलर का, जिसकी एक्यूमुलेशन अगर हो जाती है तो इट कॉजेज जॉन्डिस, जिसको पीलिया कहते हैं ना। स्किन येलो कलर की हो जाती है, आईज येलो कलर की हो जाती है, दैट कंडीशन इज जॉन्डिस। और लास्ट पार्ट है जहाँ पे गट का, जहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये तो सबको पता होगा, ये सबको पता होगा। ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 हो गए कि 4 हुए? 5 हो गए। जस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के थे? कौन से चैप्टर के थे? लाइफ प्रोसेस की। कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आप लोग बता दीजिए मुझे फटाफट, अदरवाइज हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, एक प्लांट हार्मोन का आपको नाम बताना है जो कि बेंडिंग प्लांट की शूट की बेंडिंग के लिए हेल्पफुल है। व्हेन इट इज एक्सपोज टू यूनिडायरेक्शनल लाइट, हाउ डज इट प्रमोट फोटोट्रोपिज्म? तो 2 वर्ड पहले बात कर लेते हैं। पहले तो प्लांट का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कैसे करता है वो भी बताऊंगा अभी, पहले आप नाम देख लीजिए, ठीक है? एक काम खत्म हो गया। दूसरा, व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? फोटो का मतलब लाइट, ट्रोपिक का मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है? डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है? तो ऑक्सिन हार्मोन लाइट के तरफ मूवमेंट शो करने में, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑक्सिन इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको ग्रोथ प्रमोटर भी कहा जाता है, ठीक है? 2 तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। तो एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। अभी कैसे काम करता है ये देखो बेटा, देखो लाइट डे टाइम है, मतलब
बिल्कुल इवन लाइट सॉरी इवन लाइट आ रही है। ये IA क्या है, ये बेटा इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, ये ऑक्सीजन का ही नाम है, इंडोल एसिटिक एसिड। तो जब सनलाइट ऊपर है, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप देख रहे होंगे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट में। लेकिन जैसे जैसे प्लांट सॉरी जैसे कि जैसे जैसे सनलाइट अनइवन होती जा रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सन का मूवमेंट हो रहा है, नून के बाद एक साइड में मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो आप देख रहे होंगे उससे अपोजिट साइड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। ठीक है, शेडेड पार्ट की तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो पार्ट डायरेक्ट सन की तरफ है वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन जो शेडेड पार्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और जैसे ये प्रोसेस चलती रहती है तो इसकी वजह से सेल्स इलोंगेट करना शुरू कर देती हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सेल इलोंगेशन का, जिसकी वजह से जो शेडेड पार्ट है वो फास्टली ग्रो करता है एज कंपेयर टू पार्ट एक्सपोज टू सनलाइट। या हम कह सकते हैं कि जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी वो पार्ट ज्यादा बढ़ेगा और बेंडिंग हो जाएगी अपोजिट पार्ट की तरफ। ठीक है, तो इस वजह से ये क्लासिकल एग्जांपल हो गया फोटोट्रोपिज्म का या फोटोट्रोपिक मूवमेंट का। तो ऑक्सीजन हार्मोन ये काम करने में हेल्प करता है प्लांट की, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है फोटोट्रोपिज्म, जो अभी हम बात कर रहे थे, आप ये का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जियोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। ये भी दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें 16 में आया, 20 में आया, तो 4 साल बाद अब इस साल 2024 में भी आएगा। ठीक, चलिए देखिए, फोटो लाइट हो गया, जियो ग्रेविटी हो गया, एंड कीमो केमिकल हो गया। इसके अलावा एक और ट्रोपिक मूवमेंट होता है आपके सिलेबस में, जो है बताइए कौन सा होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर का रेस्पॉन्स। तो लाइट का रेस्पॉन्स या लाइट के टुवर्ड्स रेस्पॉन्स प्लांट पार्ट का, दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। तो देखिए हर ट्रोपिक मोमेंट के लिए चीज अप्लाई होगी, तो मैं अभी बता रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिवली ट्रोपिक। अगर उस स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा वो ट्रोपिक मूवमेंट, अगर उस स्टिमुलस से अवे होगा, दूर होगा, तो नेगेटिव ट्रोपिक मूवमेंट होगा वो। तो अब आप क्लियरली बता सकते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट लाइट की तरफ मूव करता है और कौन सा पार्ट लाइट से दूर मूव करता है। बताइए, जो रूट्स हैं वो हमेशा प्लांट्स जो लाइट है उससे दूर मूव करेंगी, तो ये क्या हो गई, अवे हो गई, तो क्या हो गया, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। ठीक, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। लेकिन जो अपर पार्ट है प्लांट का, अभी हमने देखा था ना, ऑक्सीजन की हेल्प से स्टेम की बेंडिंग हो रही थी। जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट का, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेटेड पार्ट में बढ़ जाती है एज कंपेयर टू पार्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स द सनलाइट। तो जो स्टेम है, जो लीव्स हैं, दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होंगी मेरे बच्चों। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म का आपको आइडिया आ गया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब बात करते हैं जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब यहां पे ज्योग्राफी नहीं है, यहां पे जियो का मतलब है ग्रेविटी से। तो अब आपको चीजें क्लियर है। तो वो पार्ट जो दूर जा रहा है ग्रेविटी से, वो कौन सा पार्ट है, स्टेम है, लीफ है, तो ये पार्ट क्या हो गए, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। लेकिन जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स जा रही हैं, तो रूट्स क्या हो गई, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन, इससे सिंपल कंसेप्ट कि दो वर्ड याद रखने हैं आपको, टुवर्ड्स स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ अगर मूवमेंट है तो पॉजिटिव, स्टिमुलस से दूर जाएंगे तो नेगेटिव। सीधी सी बात है, लाइफ में भी तो ये होता है, अगर हम किसी अच्छी चीज़ की तरफ जाते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, लाइट प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रही थी तो पॉजिटिव हो गया, जो ग्रेविटी है वो रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करती है तो वो भी पॉजिटिव हो गया। लाइफ में भी यही होता है हमारे साथ कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हम अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब अगर ये आपका क्रूशियल टाइम है, आपका पेपर है 2 मार्च को, ठीक है ना, तो अगर ये 7 दिन आप जी जान से मेरे साथ लगे रहे तो आपका जो ड्रीम है, डिजायर्ड रिजल्ट है 95 प्लस का, कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो 95 प्लस है ना, ये स्टिमुलस है आपके लिए। ये स्टिमुलस की तरह अगर आप इसको रखोगे, इसकी तरफ जाना है हमें, ना कि नेगेटिव स्टिमुलस की तरह इसको देखना है। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट, कीमो। कीमो का मतलब केमिकल। तो अलग अलग केमिकल के टुवर्ड्स अलग अलग प्लांट पार्ट्स अलग अलग बिहेव शो करते हैं। ये क्लासिकल एग्जांपल है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का। हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि पर्टिकुलर स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन है, जो मेल गैमीट है, वो एक उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पे आकर स्टिक करता है। तो इसका मतलब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक है ना, स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो गया ये। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। तो जो उसी स्पीशीज पे आके अगर वो स्टिक करेगा तो ही तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। ये पोलन ट्यूब कब बनेगी, जब स्पीशीज स्पेसिफिक होगा, उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन हो, उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पे आकर स्टिक कर जाए, देन ओनली दिस पोलन ट्यूब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। ठीक, लेकिन जो बाकी पार्ट है, नीचे का पार्ट है, ओवरी है, वो क्या है,
वो उसके पार्ट्स रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। तो अनहेल्दी सॉइल और नॉर्मल सॉइल, तो अनहेल्दी सॉइल में जो रूट की ग्रोथ होगी वो नहीं होगी, तो उसके लिए नेगेटिव स्टिमुलस हो गया, है ना, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल सॉइल है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, तो रूट्स उसकी तरफ ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगी, रूट्स की ग्रोथ उसकी तरफ ज़्यादा होगी, तो वो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टुवार्ड्स द केमिकल तो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, अवे फ्रॉम द केमिकल, यहाँ पे जो केमिकल है वो क्या काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है, तो स्टिमुलस की तरफ हुआ तो पॉजिटिव, स्टिमुलस से दूर हुआ तो नेगेटिव। ठीक, चले आगे, चलो मित्रों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन फॉर द डे इज, आपको क्रॉस सेक्शन बनाना है ह्यूमन ब्रेन का। ये थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आई है ना, चलिए कोई बात नहीं, आपको बताते हैं सारे पार्ट्स। देखिए 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, जिसको प्रोजेंसिफेलोन कहते हैं, प्रोजेंसिफेलोन। प्रोजेंसिफेलोन में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी लोब्स पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि स्मेल से रिलेटेड होंगी, फंक्शन भी मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल। उसके बाद सेरेब्रम, सेरेब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक, तो एक हो गया सेरेब्रम, एक हो गया क्या ओल्फैक्टरी लोब, और तीसरा क्या हो गया थैलेमस। तो थैलेमस का ऊपर का पार्ट एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, आप हाइपोथैलेमस याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अब जो इस सेरेब्रम है या जो ब्रेन है हमारा पूरा का पूरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रैनियम या स्कल। इसके अलावा आप में से किसी को पता है तो प्रोटेक्टिव कवरिंग और कौन सी होती है ह्यूमन ब्रेन में, क्रैनियम के अलावा? कोई बच्चा बताए कमेंट सेक्शन में, या मुझे ही बताना पड़ेगा? चलिए मैं बताता हूँ अगली स्लाइड में। तो ये फोर्थ ब्रेन के पार्ट हो गए। उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बच्चों 2 बंडल्स होते हैं नर्व फाइबर्स के, जिनको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्री या सेरेब्रल पेडंकल। ये बंडल है नर्व फाइबर्स के। और जो सबसे पीछे का पार्ट होता है ये मीजेंसिफेलोन कहलाता है। मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, मीजेंसिफेलोन। ये प्रोजेन था, ये मीजेंसिफेलोन। और लास्ट वाला पार्ट जो हाइंड ब्रेन है उसको कहते हैं रोम्बोसिफेलोन, रोम्बोसिफेलोन। इसमें क्या आ जाएगा, सेरेबेलम, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, मेडुला एंड पोन्स। ठीक, तो ये ब्रेन के पार्ट हो गए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन की हमने बात कर ली। अब मैं बताता हूं जो आप पूछना चाह रहे थे। यस, प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, 3 होती हैं। सबसे पहले ड्यूरामेटर, उसके बाद अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज पायामेटर। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन में भरा होता है एक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF। ये CFS फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ब्रेन को इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है। अब फंक्शन की बात करें तो ओल्फैक्टरी लोब का फंक्शन है, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आता है सेरेब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट है, मेन थिंकिंग ऑर्गन या थिंकिंग साइट। चाहे वो IQ की बात हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की बात हो, है ना, चाहे वो लॉजिकल थिंकिंग हो, सारे के सारे काम कौन करता है, सेरेब्रम। स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है इसको। और इसमें 4 लोब्स होती हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल एंड पैराइटल लोब। हर लोब में स्पेसिफिक एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। याद रहेगा आपको, स्पेसिफिक एरियाज फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, ये तो बात होगी फोर्थ ब्रेन की। मिड ब्रेन में मैंने बताया बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं, तो हियरिंग और विजन में हेल्प करते हैं। एंड लास्ट वन इज, थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सेरेबेलम। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। पोन्स में रेस्पिरेशन का रेगुलेटरी सेंटर होता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो बच्चों, वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है रेस्पिरेशन के साथ साथ। चाहे वो कफिंग है, चाहे वो वोमिटिंग है, स्नीजिंग है, ये सारे के सारे जो इन्वॉलेंट्री फंक्शंस हैं उनको, उनके जो रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं वो मेडुला ऑब्लंगेटा में होते हैं। तो ये तीनों पार्ट हो गए ब्रेन के। मेनिंजेस की हमने बात कर ली। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे। उसके बाद है फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट हार्मोनल रेगुलेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जांपल लिया हमने इंसुलिन हार्मोन का। देखिए दोनों तरह का रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है और नेगेटिव रेगुलेशन भी होता है। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है एक लेवल को मेंटेन रखना। हमारी बॉडी में होम्योस्टेटिस होता है कि हम इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। यहाँ पे बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है 90 मिलीग्राम पर 100 ml होता है, तो वो सेट पॉइंट है, वो आइडियल कंडीशन है। ठीक, अब ये जो हमने स्वीटनर कुछ भी देखा, कुछ भी मीठा देखा, तो वो स्टिमुलस का काम करता है।
तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अल्फा सेल से तो क्या सिक्रीट होता है, ग्लूकागोन सिक्रीट होता है, और बीटा सेल्स क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेंगी, उसका लेवल बढ़ा देंगी। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, ये ब्लड सेल्स में उसका अपटेक हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हो गया कम, क्योंकि लीवर ने उस ग्लूकोज को ले लिया और उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया। लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, याद रखना। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हो गया कम, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया। तो अब मैसेज आएगा ब्रेन को कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो इसको बढ़ाओ। तो इसको बढ़ाना तो क्या हो गया, नेगेटिव, कम होता है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो पैनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स हैं वो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करेंगी। अब ये ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, तो ब्लड का लेवल बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा रेगुलेशन हो गया, पॉजिटिव रेगुलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन होते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जैसे टेस्टिस हैं वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है, ठीक। अब ये नेगेटिव रेगुलेशन करेगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो कम हो गया, तो मैसेज बचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो बढ़ा देगा, अगर बढ़ा हुआ है तो उसको घटा देगा। तो दोनों तरह का रेगुलेशन होता है, नेगेटिव फीडबैक भी और पॉजिटिव फीडबैक भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल वॉलेंट्री, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं आपको बता रहा था 4 लोब्स होती हैं, कौन कौन सी लोब होती हैं, पैराइटल लोब, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब। और इन लोब्स में क्या होते हैं, इन लोब्स में होते हैं एसोसिएशन एरियाज, और ये एसोसिएशन एरियाज पर्टिकुलर फंक्शन को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको कि टेम्परेचर, टेस्ट, टच, मूवमेंट, वो सारा पैराइटल लोब, विजुअल सिग्नल ऑसिपिटल लोब। तो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि सर के पीछे नहीं मारना चाहिए, कहते हैं छोटा दिमाग होता है, वो छोटा दिमाग नहीं होता बेटा, एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, विजुअल सिग्नल्स के लिए एसोसिएशन एरियाज होता है। तो कई बार वहाँ पे चोट लगने से आई साइट पे चली जाती है। टेम्पोरल लोब मेमोरी से रिलेटेड होती है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रंटल लोब होती है, ठीक है। तो ये सारे एसोसिएशन एरियाज हैं फॉर ब्रेन, इनको रेगुलेट करती है। तो क्या हो गए, सारे के सारे वॉलेंट्री फंक्शंस हैं। और इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, चाहे वो रेस्पिरेशन का रिदम सेंटर हो, या आप रेस्पिरेशन याद कर लो, चाहे वो कफिंग है, वोमिटिंग है, स्नीजिंग है, ये सारे के सारे जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं उनको, उनके जो रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा में। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन किसके हो गए आपके, 5 क्वेश्चन चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। 5 क्वेश्चन हमने लाइव प्रोसेस के देखे, 5 क्वेश्चन हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के देखे। इन 10 क्वेश्चन में बेटा बार बार पूछ रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या प्लीज़ बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनके आंसर आपने नहीं बताए तो अभी भी आप आंसर दे सकते हो। और ये यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था, आंसर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 डबल सर्कुलेशन वाला, ठीक है, उसका रीजन सेपरेशन का, आपको अगर आंसर लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाथवे यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जाइलम में ट्रैकेट और वेसल्स होते हैं जो कि कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वाटर के लिए। उसके बाद प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम थी, उसकी बात हमने करी थी कि प्लांट, हाँ एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो क्योंकि प्लांट ऑटोट्रोपिक है तो अपनी एनर्जी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मूवमेंट और लोकोमोशन का डिफरेंस मैंने बताया था। डेड सेल्स क्रेलन काइमा होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का भी इनपुट आप दे सकते हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है वो लो होता है, तो इसलिए वहाँ से काम चल जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके बाद था कहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होता है, बाइल का स्टोर होता है, और वो पार्ट बताना था हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जो हार्मोन भी सिक्रेट करता है और एंजाइम भी सिक्रेट करता है। पैनक्रियाज, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में, और विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 5 क्वेश्चन, 5 के आंसर विद डायग्राम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रॉपिक मूवमेंट की हमने बात करी थी, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था हमने, है ना, और उसको हमने डायग्रामेटिकली देखा था। उसके बाद फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, स्पीशीज स्पेसिफिक कीमोट्रोपिज्म में हमने बात करी थी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की। उसके बाद ब्रेन के फंक्शंस, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट, सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, तो फोर्थ ब्रेन में सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब एंड डायंसिफिलम जिसको हम थैलेमस भी कहते हैं। उसके बाद ये डायग्राम जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो है, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरे डायग्राम की हेल्प से आपको बताया था। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म हमने इंसुलिन के हेल्प से एक्सप्लेन कर लिया, और मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है वॉलेंट्री फंक्शंस को, और फोर्थ ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को। तो यहाँ से आप एक एक आंसर को स्पेसिफिकली लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे बायोलॉजी में 2 चैप्टर हमने कर लिए। लाइव प्रोसेस हो गया हमारा, उसका डिटेल वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया हमारा, वो भी आप देख सकते हैं चैनल से। इसके बाद बचता है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड, बताइए कौन सा चैप्टर बच गया, एनवायरनमेंट और
और कोई बचता है? तो नेक्स्ट वीडियो में डे 2 में हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट 2 चैप्टर करना बायो का। तो बायो में हेरिडिटी, सॉरी एनवायरमेंट से पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी की, या अगर आप कहेंगे तो हम रिप्रोडक्शन के साथ एनवायरमेंट चैप्टर कर लेंगे। हेरिडिटी थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, तो ये चैप्टर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। तो डे 2 में रिप्रोडक्शन, उसके साथ आइदर हेरिडिटी और एनवायरमेंट। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर इसके साथ आप करना चाहते हैं, हम वही चैप्टर करेंगे। स्टिल आप अपने डाउट्स पूछिए। देखिए अगर बच्चा डाउट नहीं पूछता ना तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सब क्लियर या क्लिनिक ऑल क्लियर, या तो ऊपर से साफ या बिल्कुल साफ। ठीक है ना, पढ़ते रहिए। गुड लक।